Hello students, welcome to Genius Academy. My name is Mahima, your polity teacher, and today I am discussing with you your second paper of MPPSC, which is polity, and the topic of your paper is Constitution, Governance, Political and Administrative Structure. We won't only study from the perspective of prelims, we study from the both perspective, prelims plus mains perspective. तो उससे क्या होगा कि आपकी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी ना होके मेंस की भी तैयारी रहेगी, और अगर कभी आपको एनालिटिकल क्वेश्चन फेस करने होते हैं तो वो डिटेल में पढ़ने से आपके क्लैरिटी आपको ज़्यादा आएगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस जो ये टॉपिक है आपका पेपर 2 का। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर पढ़िए। सिलेबस पढ़ने से आपको पता चलता है कि उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है, अदरवाइज़ आप कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे, पॉलिटी के नाम पर भी आप कुछ भी पढ़ लेंगे। और MPPSC ने तो बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को डिफ़ाइन किया है, तो आप प्लीज़ उस सिलेबस के थ्रू जाइए और सिलेबस के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मैं भी आपको जो आपके सेकंड पेपर में जो आपका अराउंड 150 मार्क्स का है, ये पेपर पार्ट ए है ये पेपर का पॉलिटी का, तो टोटल पेपर 2 इज़ 300 मार्क्स, बट पॉलिटी का जो है वो 150 मार्क्स का है। मैं आपको इसका जो टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में बताऊंगी, ये जो टाइटल्स हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है इनके बारे में बताऊंगी, ताकि जब पॉलिटी को आगे पढ़ेंगे तो उससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई फॉरेन वर्ड पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपकी फंडामेंटल लॉज होती हैं। अब फंडामेंटल लॉज में क्या क्या आ सकता है कि आपकी कंट्री किस तरीके से गवर्न होती है, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं उनके पास पर, इस बारे में हमें ये बेसिक फंडामेंटल लॉ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है कि आपकी कंट्री किस तरीके से गवर्न करेगी। So this is the definition: a set of fundamental laws, principle and detailed administrative provisions according to which a state governed. A state, this is the very important word. State का मतलब क्या होता है? State का मतलब आपकी जो 28 स्टेट्स इंडिया में हैं उनसे नहीं है कि सिर्फ ये 28 स्टेट हो गई। स्टेट का स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इसका ब्रॉड मीनिंग है, जो कि आप जब आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, स्पेशली पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है कि स्टेट का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट में सेंटर, आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, आपकी कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं। तो आप इस वर्ड को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और ख़ुद से भी थोड़ा ऑनलाइन सर्च कीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अंदर, आर्टिकल 12 आई एम स्पेसिफिकली मेंशन यू, एंड दिस आई विल टेल यू इन माय व्हेनेवर वी विल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स, इन दैट क्लास आई विल टेल यू इन डिटेल। आप फिर भी इसको एक बार स्टेट वर्ड को एक बार सर्च कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से हैं। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बेसिकली, या तो रिटन होगा या अनरिटन होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिटन शब्द का मतलब क्या है। बेसिकली रिटन का मतलब होता है कि आपके जो फंडामेंटल लॉज हैं उनको किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किया गया है, वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया आपका खुद का ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, आपकी नॉलेज के लिए है और कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है,
तो उसका एग्जाम्पल होगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक अराउंड 1787, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज चेक ऑन इंटरनेट वंस। एंड देन वी विल गो टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और लोग कभी कभी समझते हैं कि अनरिटन का मतलब होता है कि लिखा हुआ ही नहीं है। अनरिटन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना होने से नहीं है। अनरिटन का मतलब है कि वो किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में उसको कोडिफाई नहीं किया गया है, अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में उनको रखा गया है। ओवर द टाइम पीरियड वो पार्ट्स आते गए और ऐड होते हुए चले गए। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं यहाँ पे आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी शब्द के बारे में आपको बताया जाता है तो आप एक बार इंटरनेट पर जाके ज़रूर सर्च करें, दो इट्स वेरी इजीली अवेलेबल टू अस। तो आप एक बार और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के और एग्जाम्पल भी जान लीजिएगा। यही मैंने आपको डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। इन विच स्टेट फंडामेंटल लॉज आर रिटन डाउन और सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। सिंगल डॉक्यूमेंट में जहाँ कोडिफाई कर दिया जाता है वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और जहाँ पे उस चीज़ को सिस्टमेटिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजंस दिए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताऊंगी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में और क्या रिजिड होते हैं ये, या फ्लेक्सिबल होता है ये, किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। ये मैं आपको इन चीज़ों का डिफरेंस जब कैरेक्टरिस्टिक्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी। अब अगला आपका टॉपिक है, जो आपका ब्रॉड टाइटल है आपके सब्जेक्ट का, उसका नेक्स्ट जो ये वर्ड है, व्हाट इज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक का जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन आपको पता चल जाती है, तो जब आप उसके सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप उसको कनेक्ट बेहतर कर पाते हैं। तो ऐसे ही गवर्नेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम पेपर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तब जाके आप बाकी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे तो गवर्नेंस का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, और जब हम कोई डिसीजन बना लेते हैं तो उसको एक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये बेसिकली गवर्नेंस हुआ। अगर हम इसको नॉर्मल एक एग्जांपल की तरह लें तो सपोज आप इस एकेडमी का ही एग्जांपल ले लीजिए कि ये जीनियस एकेडमी है, इसकी अपनी एक गवर्नेंस डिसीजन लेने की एक प्रोसेस होगी, तो मतलब उसको गवर्न करने की एक कोई प्रोसेस होगी। ओके, तो उसको गवर्न करने के लिए कुछ लोग होंगे जो उस डिसीजन को लेते होंगे, और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कुछ लोग होंगे जो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराएंगे। सपोज अ डायरेक्टर ऑफ अ अकेडमी हैज़ टेकन द डिसीजन कि आपको इस तरीके से जो रिक्रूटमेंट करोगे आप टीचर्स के या आप स्टूडेंट के लिए जो क्लासेस कंडक्ट करोगे उसका बेसिस ये होगा, तो वो आपका डिसीजन कौन ले रहा है, आपका डायरेक्टर ले रहा है। ओके, अब उसको फॉलो अप कौन करेगा, फॉलो अप वो करेंगे जो एम्प्लॉय इसमें होंगे, वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सिमिलरली जब किसी इंटरनेशनल, नेशनल या लोकल लेवल पर जब ये गवर्नेंस फॉलो होती है, आप इसको ये नहीं कह सकते ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है। गवर्नेंस आपकी कई लेवल्स पे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, नेशनल लेवल पर भी हो सकती है, लोकल लेवल पर भी हो सकती है। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत आपने एग्जाम्पल्स न्यूज़ में तो सुने होंगे, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना होगा।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा आपने। तो इनकी भी अपनी एक प्रोसेस है जहाँ पर ये लोग ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस को लेते हैं। फिर इनकी बॉडीज़ होती हैं इनके अंडर, जैसे यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें कई बॉडीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ये अपनी अपनी प्रोसेस को अपने अपने तरीके से फॉलो अप करती हैं और फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर कैसे कोई दूसरी कंट्री इनके ऊपर कुछ डिसीजंस इनके जो होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, तो सारी कंट्रीज़ उनको फॉलो करेंगी। कुछ डिसीजंस होते हैं कि जो बाइंडिंग नहीं होते बट वो चॉइस पर छोड़ दिए जाते हैं कंट्री की, कि उनकी ज्योग्राफी, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को वो शूट कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आप नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो हमारी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन बनाया तो अब डिसीजन उसने लिया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपके उसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे। फिर उसके बाद आप जब स्टेट लेवल पर जाएंगे तो वहाँ के सेक्रेटरीज, आपका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो एक IAS होता है वो होगा। फिर उसके नीचे कुछ अधिकारी होंगे, जो इस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वर्क करता है। इवन जब आप इस सिलेबस को जब हम फर्दर प्रोसेस में जाएंगे तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि इन टॉपिक का मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दिस इज अ यूनिट 1 फॉर वाटर 1 ब्रेक। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे पिक्चर में आया। फर्स्ट थिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारी पहली टॉपिक है यूनिट 1 की, जिसमें हमें 4 टॉपिक को कवर करना है। इसका फॉर्मेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड अमेंडमेंट, जिसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को जानते हैं कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशंस दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फंडामेंटल लॉज होती है जो किसी भी स्टेट को गवर्न करती हैं। इवन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज स्टेट। अगर आपको अभी भी अगर स्टेट वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास में उस वर्ड को समझा दूंगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज डिफाइंड इन अंडर आर्टिकल 12। और जब मैंने बोला है आपको, जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें आर्टिकल 12 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर अब कभी भी आपको पॉलिटी में अगर स्टेट वर्ड का इस्तेमाल मिलता है आपको कहीं पे भी, तो आपको स्टेट को सिर्फ आपके 28 जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेट करके अकेला नहीं देखना है। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्टेट बोला जा सकता है, किसी इवन आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए भी स्टेट बोला जा सकता है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के लिए स्टेट बोला जा सकता है। इस तरीके से आप देखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम इसके बारे में जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे आया? अब किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। आप एक सिंगल आदमी भी कोई एक डॉक्यूमेंट बना सकता है, लेकिन आप इतने बड़ी कंट्री के लिए एक डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक एकेडमी चल रही है, उसके लिए भी एक व्यक्ति उस एकेडमी को अकेला नहीं चला सकता है, कई लोगों का साथ लगता है उसमें को चलाने के लिए। उसी प्रकार से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आ रहा था तो हमें आवश्यकता थी कि एक हमें इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे हम उसको डिटेल में बैठ के कि हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से, हमारी पॉलिटी के हिसाब से, हमारे सोशल सिस्टम के हिसाब से कौन सी लॉज इसे सूट करेंगी। तो डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और जो पहला आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो दिया था मिस्टर M.N. रॉय। ही वॉज द पायनियर इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये पहला आइडिया दिया था 1934 में। और हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जहाँ पे हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो INC पार्टी थी हमारी जो रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने 1935 में इसको ऑफिशियली डिमांड किया गया था। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी
प्रीलिम्स में इस तरीके को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट ऑफिशियली किस ईयर में आईएनसी ने डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लाया जाए। तो इन शब्दों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किसने किया था, फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, किस ईयर में डिमांड किया गया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब हम 3 ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बाद पिक्चर में आई थी, तो इन 3 के बाद थोड़ा ब्रीफ में हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर 1940 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी 1939 के टाइम पर। उस समय पर इंडियंस को बिना इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट लिए हुए ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफेंड कर गया कि बिना हमारा कंसेंट लिए आपने हमें इंक्लूड कर लिया उस वॉर में। लेकिन इंडियंस का पार्टिसिपेशन उस समय ब्रिटिशर्स के लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, टू पेसिफाई द इंडियंस, वो उन्होंने अगस्त ऑफर की डील उनके सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, पहला। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ब्रिटिशर्स की साइड आना स्टार्ट होता है कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जहाँ पे आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। बट इसको इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स में, ये कहकर कि डोमिनियन स्टेटस आप दे रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन का मतलब समझिएगा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिल रही है। आपके फॉरेन अफेयर्स, आपके डिफेंस, ये सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू इंडियंस। इसलिए अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया क्रिस्प प्रपोजल आपका 1942 में। क्रिस्प प्रपोजल में आपको बोला गया सेम वन थिंग रही कि डोमिनियन स्टेटस आपको दिया जाएगा, आप पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड आपकी बॉडी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपकी प्रोविंसेस होंगी। प्रोविंसेस मतलब जो अभी आपके स्टेट है, उस समय के ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी स्टेट की, उनको प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में बांटा गया था। तो प्रोविंसेस को ये राइट दिया गया कि आप चाहें तो आप इंडियन यूनियन से अलग हो जाएं और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इनमें ये जो डोमिनियन स्टेटस वाला और प्रोविंसेस को इतना ऑटोनॉमी जो दी जा रही थी, वो आईएनसी को एक्सेप्टेड नहीं था। तो आईएनसी ने क्रिस्प प्रपोजल 1942 भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946, और इस मिशन के अंदर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फॉर्म हुई थी इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस मिशन से या किस प्लान से आई गई थी, तो आपका ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन प्लान। दो इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसको भी लेटरली इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दूसरा एक्ट आया, बट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी वो फाइनली फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी किस तरीके की बॉडी थी? इट वॉज अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। अब आपको इस शब्द का ध्यान रखना है, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड होने का मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल डेफिनेशन है, एज उसके वर्ड्स उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट नहीं थी, पूरे तरीके से एक इलेक्टेड बॉडी नहीं आई थी। कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था, कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया था। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, एज वर्ड्स ऑल्सो टेलिंग कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेशन होने का मतलब क्या होता है, सिंपल इंग्लिश वर्ड। फिर उसके बाद आपके इलेक्शन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो किस तरीके से हुए थे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इलेक्शन और वोटिंग का, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द आपको जब आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में समझ में आएगा, तब आपको ये इनडायरेक्ट और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम में आएगा।
इसलिए मैं इन सब की डेफिनेशन अभी बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको अगेन रिकनेक्ट करना होगा। उस समय जब मैं आपको बताऊंगी तब बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए होंगी। आप ऑलरेडी इन शब्दों से आपको पता होगा, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आप इन शब्दों से, तो आपको इतना फॉरेन नहीं लगेगा कि अरे क्या पढ़ाया जा रहा है मेरे को। तो हम जानते हैं कि इलेक्शन इनडायरेक्ट और एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो था इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज। इनडायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, और उसको किस तरीके से इलेक्ट किया गया था ये मैं आपको फर्दर बनाऊंगी। लिमिटेड फ्रेंचाइज, आप इसमें फ्रेंचाइज वर्ड का मतलब जान लीजिए। फ्रेंचाइज शब्द का मतलब होता है राइट टू वोट, आपको वोट करने का अधिकार। लिमिटेड इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड, मतलब आपको उसको लिमिट कर दिया गया। अब लिमिट के कुछ ब्रिटिशर्स ने उस टाइम जो थे वो डिफाइन कर दिए थे क्राइटेरिया कि इस तरीके से लिमिट हो जाएगा, जैसे कि आपका टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी का बेस हो गया, एजुकेशन की कौन कितना टैक्स दे रहा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कितना एजुकेटेड है, उस हिसाब से इसको लिमिटेड फ्रेंचाइज में बदल दिया गया था। इनडायरेक्ट का मतलब क्या था? इनडायरेक्ट वर्ड पे हम थोड़ा लेटली आएंगे। पहले मैं आपको ये 2-3 पॉइंट्स बता दूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इनडायरेक्ट इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ हमें असेंबली की दी गई थी वो दी गई थी 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। अब इस 389 को किस तरीके से बाइफरकेट किया गया था? 292 सीट्स जो थी वो हमारी, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। और 292 में 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी, और उसमें टोटल 296 था, जिसमें 292 में 11 गवर्नर प्रोविंसेस को दी गई थी, और 4 सीट्स जो थी वो चीफ कमिश्नर को दी गई थी। अब ये गवर्नर प्रोविंसेस, ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, इनमें क्या डिफरेंस था? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को अगर आपने शब्द सुना होगा यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम से, तो आप इसको इक्वल टू यूनियन टेरिटरीज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर का, गवर्नर जो होता है, उसके पास लिमिटेड पावर होते हैं। तो इस शब्द को आज की यूनियन टेरिटरीज से रिलेट किया जा सकता है। और 11 आपकी गवर्नर प्रोविंसेस थी, जहाँ पे सेम लाइक कि अभी जो स्टेट्स में हमारे गवर्नर होते हैं वो सेम उसी तरीके के, इनको थोड़े ज़्यादा पावर होते थे, इनको थोड़ा कम पावर होते थे, लिमिटेड पावर इनके पास होते थे। और आपकी 93 प्रिंसली स्टेट्स थी। 93 प्रिंसली स्टेट होने का, प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? जो वर्ड से ही समझ में, प्रिंसेस के द्वारा जो रूल की जा रही थी। अल्टीमेट रूलर प्रिंसेस नहीं थे, अल्टीमेट रूलर वाज द क्राउन, बट इनको प्रिंसली स्टेट, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय पर ये प्रिंसेस के द्वारा रूल की जा रही थी, तो ये प्रिंसली स्टेट्स 93 थी। अब इनका ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहीं से कि इनमें से प्रोविंसेस में से कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया, जो प्रोविंसेस की असेंबलीज थी, प्रोविंसेस असेंबलीज थी चीफ कमिश्नर के उधर से, यहाँ से लोगों को जो था पार्शियली इलेक्ट किया गया, और इन्हीं असेंबलीज के मेंबर्स में थे, तो वो वर्ड आ जाएगा पार्शियली इलेक्टेड। और ये वर्ड यहाँ आपके इनडायरेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कहीं पब्लिक नहीं वोट डालने जा रही है, आपकी जो प्रोविंसेस असेंबली है वहाँ से, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं वहाँ से कुछ लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उन्हीं के लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे हैं। उसी तरीके से 93 जो प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ से इनको नॉमिनेशन देना था। यहाँ के जो रूलर थे वो नॉमिनेट करेंगे कुछ लोगों को, और यहाँ से वो नॉमिनेट होके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेटली दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट नहीं लिया था, बट दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज दीज पॉइंट्स। अब हम जानते हैं कि वोटिंग कैसी थी।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर। मैं क्यों इस शब्द पे इतना जोर दे रही हूँ, क्योंकि जो आपके अभी के समय के राज्यसभा इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो इसी बेसिस पे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिसमें एक और आपका इंडिया में 2 तरीके के वोटिंग सिस्टम चलते हैं, एक होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और एक है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। FPTP आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा जो होती है उसके लिए FPTP सिस्टम होता है। FPTP अगर आपको वेरी नॉट इन डिटेल, एक छोटे से शब्द में अगर आपको समझना है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, ये FPTP सिस्टम में होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कितना % आपको वोट मिला है, परसेंटेज ऑफ वोट कितना मिला है। सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर किसी पार्टी को इलेक्शन में 31% वोट मिला, नॉर्मल ऐसे डेफिनेशन आप ले सकते हैं। सपोज अभी की जो हाल में गवर्नमेंट है बीजेपी, उसको कुछ जब वो पावर में आई थी तब सपोज उसे 31% वोट मिले, ठीक है। तो अब इसका अगर हमारे लोकसभा में 545 सीट्स हैं और इसका 31% अगर हम निकालेंगे 545 का, तो 31% लगभग आएगा 168.9 के लगभग, मतलब कि कुछ 169 सीट्स के अराउंड में। ये आपका मतलब इस जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बीजेपी को जो है 169 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा में। जबकि हम FPTP करते हैं तो उसमें परसेंटेज नहीं देखते हम, वी जस्ट सी द हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैज वॉन, कितने वोट से जीते हैं कैंडिडेट्स। तो ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये टाइप होता है, ये पूरा शब्द नहीं है। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है, उसमें एक टाइप होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में जानते हैं कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे वर्क करता है। शॉर्ट में इसको STB भी बोलते हैं। 1 सेकेंड, शॉर्ट में STB बोलते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है हम इसके बारे में जानेंगे। सपोज 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C, D, ओके। अब ये चारों इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनके लिए एक कोटा एक वर्ड होता है जो एक फॉर्मूले से निकल के आता है। जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पर आएंगे और उसमें हम जब प्रेसिडेंट और राज्यसभा इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस कोटा वर्ड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी मैं आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में और एक बेसिक आइडिया देने के लिए इस शब्द को पढ़ा रही हूँ। तो एक कोटा डिसाइडेड है एक कि आपको इन 4 कैंडिडेट्स के लिए कि आपको लगभग 50 वोट्स लाने हैं। जो भी 50 वोट्स जिसके होंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और इनको अब जब वोटर्स जो होंगे इनको प्रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे।
कि प्रेफरेंस की, कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ए होगा, सेकंड प्रेफरेंस मेरी 2 होगा, और थर्ड प्रेफरेंस मेरी सी होगा, और फोर्थ प्रेफरेंस मेरी डी होगा। अब आप इनको अलग अलग देखिएगा, ए बी सी डी। ए को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में, अगर जब हम ए बी सी डी का देखेंगे, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं ए को, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला है ये, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। तो जब हम लेकिन हमने देखा अगर ए ने 50, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको 50 वोट मिल गए फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो ए वुड बी द सिलेक्टेड वन, ए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ए को वो सीट मिल जाएगी। लेकिन इन केस किसी को भी 50 नहीं मिला, अब दूसरा आप सिनेरियो देखेगा, जब अगर 50, अगर ए को सबने फर्स्ट चॉइस रखा अपनी और ए को पहला प्रेफरेंस दे दिया, तो आपका ए बन जाएगा, ए सिलेक्ट हो जाएगा, ए को वो सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर इन केस ऐसा हुआ, ये कोटा है, इतना तो लाना ही लाना है आपको, अगर आपके पास 50 सीट्स 50 वोट्स आपको मिल रहे हैं, जो ये कोटा डिसाइडेड है, उतना तो लाना ही, अगर आप लागे तो आप फर्स्ट उसमें बन जाओगे। लेकिन अगर आपको ये 50 नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, तो फिर हम देखेंगे लीस्ट प्रेफरेंस किसको दिया गया है। लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस लीस्ट किसको मिला है, सपोज सी को दिया गया है लीस्ट प्रेफरेंस, तो सी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब हम जो सी को वोट पड़े हैं उसमें हम ये देखेंगे कि सी के बाद किसको प्रेफरेंस दिया गया है, दूसरा प्रेफरेंस सी के उसमें एलिमिनेशन वाले जो वोट हैं उसमें किसको दिए गए, वो वोट उस कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सपोज ए को दिए गए हैं, सी के बैलेट में सेकंड प्रेफरेंस जो है वो ए को दिया है, तो यहाँ पे ये सी के वोट जो हैं जब एलिमिनेट होगा तो ये ए के पास आ जाएंगे। और फिर हम चेक कर, अब दूसरा राउंड हुआ, दूसरे राउंड में हमने देखा कि अभी भी ए 50 के करीब नहीं पहुंच पा रहा है, तो अब हम देखेंगे ए बी और डी में लीस्ट कौन है प्रेफर्ड, तो हमने देखा कि डी है लीस्ट प्रेफर्ड, तो अब डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और डी की में जो सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसको वो वोट पास कर दिए जाएंगे। हमने देखा डी में भी डी को जहाँ फर्स्ट प्रेफर किया जा रहा था उसके वोटिंग में, वहाँ अब ए को अगली प्रेफरेंस दी जा रही है, तो हम वो वोट ए को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे उनको वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे वोट्स। उसके बाद अब हम देखेंगे ए और बी में, हमने देखा कि ए का अब कोटा 50 कंप्लीट हो चुका है, या 50 प्लस उसने ले लिया है कोटा को, तो ए विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बहुत सिंपल फॉर्म है एसटीवी का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, इसको मैंने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म से बताया है आपको। एक बार फिर हम इसको, जब मैं बोला आपको जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस प्रोसेस को हम राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आज भी यूज़ करते हैं, और हमारे जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। तो हम जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम फिर से इसके बारे में जानेंगे, अभी बस एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में पढ़ाया है। तो ये हम यहाँ पे थे कि वोटिंग किस तरीके से हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको आगे भी यूज होंगे। उसके बाद हम आते हैं आपका कि सीट्स का एलोकेशन जो था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उनको सीट को किस बेसिस पे इलेक्ट किया गया था, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो आपको डिटेल में जो मैंने ये 2-4 शब्द पढ़ाए हैं ये आपके फर्दर आपको रिलेट करेंगे पॉलिटी में, जब आगे पॉलिटी आप पढ़ेंगे।
और मेरी आज की क्लास लेने का, फर्स्ट क्लास को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही यही है कि आप बेसिक शब्दों से जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस हो जाओ आप उनसे, ताकि आपको आसानी रहे आगे के जब आप पॉलिटी की क्लासेस लेंगे। एलोकेशन ऑफ सीट्स जो था, वहाँ जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट की जो आपकी पॉपुलेशन थी उसके प्रोपोर्शन में सीट्स को एलोकेट कर दिया गया था। और हमने देख ही चुके हैं बाकी चीज़ों को। तो हम अब जब इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ऐसा नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें ऑलमोस्ट सारी कमिटीज़ रिप्रेजेंटेटेड थी, सारी कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंटेटेड थी, एंड आपकी वुमेन भी रिप्रेजेंटेटिव थी उसमें। और ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया था कि हाउ मेनी वुमेन्स वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देयर वाज 15 वुमेन हु वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 15। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कितनी वुमेन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी, हिस्सा थी। और बाकी के ये 2 पॉइंट, आज की जो क्लास है इतना मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं कि आप तुरंत ही एक आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एक थोड़ा प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप शब्दों से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। मेरा मेन मकसद आज की क्लास का यही है। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, अब यहाँ पे 2 तरीके के आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे, एक टेम्परेरी और एक आपका इलेक्टेड। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट को आप इस तरीके से आज के समय में अगर आपको रिलेट करना हो, आप एक नया शब्द भी सीख जाएंगे इसमें, दैट इज प्रो टर्म स्पीकर। प्रो टर्म स्पीकर। आज के प्रो टर्म स्पीकर से हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट को, ये भी जब लोकसभा को हेड करते हैं प्रो टर्म स्पीकर, ये टेम्परेरी टाइम के लिए ही आते हैं। उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होता है, एक परमानेंट स्पीकर आता है सीट के लिए, उसका इलेक्शन होता है। प्रो टर्म स्पीकर का सिर्फ काम होता है आपको जो फर्स्ट सिटिंग को चेयर करना, फर्स्ट सिटिंग को चेयर करते हैं ये, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं उनको ओथ दिलाना। ओथ टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2 काम होते हैं प्रो टर्म स्पीकर के। तो आपको एक प्रो टर्म स्पीकर वर्ड भी पता चल गया कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है। तो प्रेसिडेंट असेंबली के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद असेंबली ने, उन्होंने असेंबली को, जब तक कि एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ गया एमंग्स द मेंबर, उन्होंने तब तक असेंबली को चेयर किया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे मेंबर्स में से आपकी असेंबली के प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट थे आपके एस सी मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी। ये भी आपको याद रखना है, आपके प्रीलिम्स में इनको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट में भी टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, और आपके वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे। आपके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एस सी मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी। तो इस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फॉर्मेशन में आ चुकी थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन में आ चुकी है, मतलब ये है कि अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना भी तैयार हो जाएगा। हम ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इस वर्ड पर लेटली आएंगे। पहले हम यहाँ हम देखते हैं कि असेंबली में और क्या क्या ओवर द टाइम पीरियड चेंजेस हुए थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया था।
ओवर द टाइम पीरियड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके अंदर बनी थी, ये आईएनसी को एक्सेप्टेड था। फिर आपकी और भी पार्टीज थी, जैसे उस समय मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग को सेपरेट नेशन चाहिए था, तो कैबिनेट मिशन प्लान लेटली मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, जिसने कुछ मेजर चेंजेस लेके आए। वो था सबसे पहला कि असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। फुली सॉवरेन बॉडी का होने का मतलब है कि असेंबली चाहे जो प्रीवियस एक्ट्स जिनके थ्रू गवर्न हो रहा था ब्रिटिश इंडिया, उनको पूर्णतः रिजेक्ट कर सकती है, और असेंबली चाहे तो उनको रख के अपने खुद के नए अमेंडमेंट ला के उनमें कुछ सुधार करके उनको रख सकती है। आप पूरे तरीके से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ सकती है। फुली सॉवरेन मतलब पूरा पावर आपके पास है। अब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से कैसा बनाना चाहते हो, आपके पास सारे अधिकार हैं। हम और लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी असेंबली, मतलब अब आप लॉ बना सकते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान से सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मुस्लिम लीग विड्रॉ। और ये मेजर चेंजेस जो हैं आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपकी इंडियन पॉलिटी में लेके आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी जो कमिटीज़, अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आ गई तो कुछ कमिटीज़ लानी थी, जो कमिटीज़ आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं, जो डिफरेंट सिनेरियो हैं आपकी कंट्री के, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ लॉज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको ड्रॉ करेगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स के और माइनॉरिटीज़ के लिए कमिटीज़ आई, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कमेटी आई। इसी तरीके से एक कमेटी आई ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। वो उसकी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो जो है कि 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी आपकी आई थी। उसके मेंबर्स जो थे ये सारे उसके मेंबर थे। उसको चेयर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इन बाकी नामों को आप प्लीज़ याद कीजिएगा कि बाकी मेंबर्स कौन थे। कभी कभी प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर नहीं था करके, तो आप दोनों तरीके से इस तब मतलब सारे नेम आप याद कर लीजिएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग लेस देन 6 मंथ इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर दिया था। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचा, जहां इसकी रीडिंग्स हुई, 1-2 रीडिंग हुई। कोई भी ये रीडिंग वर्ड भी मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में बिल पासिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे कि कोई बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, तो आपको ये रीडिंग शब्द वहाँ पे आएगा कि आपकी बिल कैसे रिप्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद वो मेंबर्स के पास जाता है, उसकी फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, उसकी सेकंड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, और फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इसी तरीके से आपका ड्राफ्ट था जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचा, वहाँ उसकी रीडिंग हुई, फिर फाइनल उसका एक्सेप्टेंस हुआ, और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो था आपको अडॉप्ट कर लिया गया और इनेक्ट कर दिया गया। मतलब अडॉप्ट और इनेक्टमेंट का मतलब था कि लेजिस्लेचर जो वहाँ के थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उन्होंने इस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को पास कर दिया गया। और असेंबली की वो डेट है 26 नवंबर 1949, जिसमें आपके 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन द पार्ट्स, और उस समय पर लगभग 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया विथ 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। अब आप सोचेंगे कि ये आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स में। पार्ट्स आपका एक ब्रॉडर टाइटल टाइप का हो सकता है पार्ट,
जैसे हमारे पास अभी जो है हाल फिलहाल में लगभग आई थिंक 448 आर्टिकल, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, मैं श्योर हूँ वैसे, यस 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल। ये याद रखिएगा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तब था हमारे पास 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ से इस तरीके का चेंज हुआ ओवर द टाइम पीरियड। कुछ नए आर्टिकल्स ऐड हुए। अब वो किस तरीके से आर्टिकल ऐड होते हैं और किस तरीके से कोई आर्टिकल डिलीट भी हो सकता है या किस तरीके से कोई अमेंडमेंट होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के अपने टॉपिक्स हैं जिनको हम लेटली डिस्कस करेंगे इनके बारे में। पहले अभी हम जानते हैं कि ये आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। पार्ट्स क्या होता है? ये जब जो आपके 25 पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट, बेसिकली ये आपका एक ब्रॉडर टाइटल डेफिनेशन है आर्टिकल्स को जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आपके पार्ट वन है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, और जब मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको किस पार्ट में आ रहा है, कौन से आर्टिकल में आ रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 1 है। यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर आते हैं आपके आर्टिकल 1 टू आर्टिकल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, आर्टिकल 4। ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बताया गया है कि आपकी स्टेट्स का एडिशन कैसा होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है। इस तरीके से आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ये पार्ट होता है। पार्ट बेसिकली आपका जो आर्टिकल को डिफाइन किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, उसका मेन टाइटल होता है पार्ट, एक शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए कि पार्ट 1 में ये आता है, ये आर्टिकल्स आते हैं। उसी तरीके से पार्ट 2 होता है जो आपकी सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 आता है। पार्ट 3 है जो आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, जो आपका आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आता है। इस तरीके से आपके 25 पार्ट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फंडामेंटल लॉज के बारे में बताते हैं। तो पार्ट और आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स डिटेल्ड में आपका प्रोविजंस के जो लॉज हैं उनको डिटेल में आपका बताते हैं। आपके जो प्रोविजन हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, आपकी पॉलिटी को, उनको आर्टिकल्स डिटेल में बताते हैं। शेड्यूल जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं जिनको शेड्यूल में आपका मेंशन कर रखा है। एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल. As I mentioned you how many schedules and how many articles and parts we have at present, these were the time of when constitution has enacted. तो 12 आपके शेड्यूल हैं हमारे पास। शेड्यूल जो है आपका स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बताते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन की यूनियन एंड टेरिटरीज के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 जो उसके स्पेसिफिक प्रोविजन है उसको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया। आपके क्या वो रिसेंटली अभी कुछ शेड्यूल ऐड हुए थे, जैसे आपका शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 12 जहाँ पे आपका म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के बारे में बताया गया। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन को हम शेड्यूल्स में डाल देते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल, पार्ट्स एंड, और ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये बताया गया है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अडॉप्शन एंड एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 विथ 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया है, मतलब लेजिस्लेचर ने इसको इनेक्टमेंट का मतलब पास कर दिया है। अब हम डेट पर आते हैं हमारी
क्यों मैंने इस डेट को इतना एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बचे हुए आर्टिकल्स थे या जो भी लॉज थे, प्रोविजंस थे, उनको हमारा लेटली 26 जनवरी 1950 को उनको पास करके, और हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्समेंट में आ गया 26 जनवरी 1950। अब एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप इसको लीगली, इसका भी यूज़ हो सकता है। को किसी का फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति का वायलेट हुआ है, तो अब वो लीगली जाके जुडिशरी के पास जा सकता है कि सर मेरा ये फंडामेंटल राइट है, ये इस तरीके से वायलेशन हुआ है, तो लीगली अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका। तो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, ये भी एक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट मैं इसको सिर्फ एक 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को चुना गया था डेट को लाहौर सेशन में 1929 के टाइम पे पूर्ण स्वराज के रूप में। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट फ्रीडम आपको, तो इसलिए 26 जनवरी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था, इसलिए 26 जनवरी कोई स्पेसिफिक नहीं था कि नहीं हमें इसी डेट को, इट्स जस्ट कि उसका एक अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था, इसलिए 26 जनवरी 1950 एज अ डेट चुनी गई। अब मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाती हूँ जो मैंने बीच में चेंज की थी। हाँ, यहाँ आप एक वर्ड देख रहे होंगे प्रीएम्बल। क्यों मैंने इसको चुना, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से इनेक्ट हो गया, इनेक्टमेंट के बाद आपका प्रीएम्बल आ गया। अब इसको आप रिलेट करना कि ये अभी बीच में क्यों इस टर्म को ऐसे उठा लिया गया। हम प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं। आप यहाँ शब्द देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और ये वर्ड प्रीएम्बल। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या इसमें डिफाइन किया गया था कि आपकी कंट्री जो है वो किस तरीके की होगी, क्या आपकी कंट्री में सॉवरेनिटी होगी, बेसिक रूल्स बताए गए। आपकी कंट्री किस तरीके की रिप्रेजेंट की जाएगी, जब बाकी वर्ल्ड उसको देखेगा तो वो उस वर्ल्ड में किस तरीके का वो एक सॉवरेन कंट्री होगी, क्या यहाँ पे लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्या लोगों को इक्वालिटी मिलेगी यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया। द सेम थिंग जो थी ये उसका मॉडिफाइड वर्जन जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, वो था प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब होता है प्रीएम्बल का किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कह सकते। अब हम इस शब्द पे भी आएंगे कि कौन सी चीज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी नहीं है। इसकी भी अपनी एक प्रीएम्बल का भी एक डिटेल्ड में चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आपको आइडिया दूँ। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी कंट्री सॉवरेन है, मतलब आपकी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के अंडर तो काम नहीं कर रही है, या कम्प्लीटली फ्री होके खुद का अपना एक गवर्नेंस है जिस पर वो काम कर रही है। दूसरा चीज़ होगी आपकी कि आप एक सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर कंट्री होने का मतलब है क्या आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पर आपकी कंट्री चल रही है, या सारी रिलीजन्स जो है उनको सारी समानताओं के साथ सारी रिलीजन का अपना एक्सेप्टेंस होकर किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस ना देकर आपकी कंट्री चल रही है। और सोशलिस्ट का मतलब है, सोशलिस्ट का बेसिकली मतलब है कि आप कहीं क्लास, कास्ट, जेंडर इसके बीच में तो इसका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है आपकी कंट्री में, कि आप एक सोशलिस्ट कंट्री हैं जो बिना कास्ट, क्लास, जेंडर इनकी बेसिस पर काम कर रही है। उसके बाद आपका सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, आई हैव टोल्ड यू। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप ऑटोक्रेट तो नहीं है कि एक कोई किंग है जो आपको रूल कर रहा है बिना जनता का समर्थन लिए हुए, और बस एक ऑटोक्रेट की तरह रूल किया जा रहा है। आप जनता ने आपको रिप्रेजेंट किया है और जनता ने आपको इलेक्ट किया है। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है जिसको हम बेसिक हिंदी शब्द में बोलते हैं लोकतांत्रिक। और
रिपब्लिक, क्या आप एक रिपब्लिक कंट्री है? रिपब्लिक मोनार्कल, रिपब्लिक दो टाइप का होता है, एक मोनार्कल भी होता है, एक होता है इलेक्टेड हेड भी रिपब्लिक। तो आप किस तरीके हैं? आप मोनार्की से हैं कि कोई डायरेक्ट किंग आपको रूल कर रहा है, या फिर आपके इलेक्टेड हेड हैं? जैसे इंडिया में आपका इन शब्दों के, इन सारे शब्दों के बारे में जो प्रियम्बल में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक बताया गया है, जहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव होता है, इन सारे शब्दों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। और इस तरीके से ये प्रियम्बल का मतलब ये होता है, मैं आपको ये बताना चाहती थी। मूव्ड इन जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये जो डेट्स हैं ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 दिसंबर 1946 को ये मूव हुआ था असेंबली में, 26 जनवरी को ये अडेप्ट हुआ था। ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द स्लाइड्स एंड ऑल द बेसिक टर्म्स एंड टॉपिक्स की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया पिक्चर में, कैसे इसको अडॉप्ट किया गया, क्या क्या प्रोसेस रही। आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मैंने बता दिया, बेसिक टर्म्स भी कुछ को डिफाइन कर दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टर्म्स को दोबारा रिपीट करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आया तो भी आप उसके बारे में बता दीजिएगा। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा मैं उसमें आपको कवर कर दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको डाल दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम लगी हो। तो आई थिंक ये सब मेरी साइड से था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। दैट्स इट। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है या नहीं, अमेंडमेंट बेसिकली क्या होता है। इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।